हूँ। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ इकट्ठा हुए हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए। बेटा जी, आपको ये बता दूं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे पीछे पीछे चले। ऐसा क्यों कह रहा हूं? और खासकर दो सब्जेक्ट, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा, सुन लेना ध्यान से, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, ऐसी ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की जो तुम्हारा पीछा करती रहेंगी उम्र भर। इसी वजह से मैंने बुक्स लिखी है, माइक्रो और मैक्रो बुक्स, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल। मेरे कई स्टूडेंट कहते हैं 5 साल के बाद, वो बोलते हैं सर नोट्स भेजना, मेरे पास नंबर हो। मैं कहता हूँ बेटा अब नोट्स देने की अब मेरी हिम्मत नहीं है, आप यहाँ से ले। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे दो आपकी ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। चाहे आप ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें, सिंपल भी करेंगे, अभी ऑनर्स की बात नहीं कर, चाहे आप, मैंने क्या कहा बेटे, ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप लॉ करें, जैसे आजकल हम 5 ईयर लॉ प्रोग्राम कहते हैं, 12th के बाद शुरू होते हैं, चाहे आप सीए करें, चाहे आप सीएस करें, कहीं पर भी करेंगे, ये दो सब्जेक्ट जो, जैसे आप, मैं कह रहा हूँ, सिंपल ग्रेजुएशन भी करेगा कोई कॉमर्स का बच्चा, बी कॉम, एम कॉम, उसको इकोनॉमिक्स आनी आनी। और नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आईएएस एस्पिरेंट हैं, केएस एस्पिरेंट हैं, या और अदर्स पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट वहां पर भी होगा, जिसे आप इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। जिसे हमें ऐसे पढ़ना है कि सिर्फ 11th 12th को देख के नहीं पढ़े, ये आपका फ्यूचर है। ये वाकई में मैं कह रहा हूँ फ्यूचर है। और जो दो मेन सब्जेक्ट जो आपका फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, वो एक 11th में है और दूसरा 12th में। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 11th एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किस क्लास में? क्लास 12th में बेटा। और इसी को मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा आपकी क्लास। आपको कई बच्चों की शायद मैं अभी इंटरेक्शन कर रहा था तो बताया गया कि कईयों की क्लास बिल्कुल नहीं ली, अभी हुई नहीं क्लास 11th में, अभी वो कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं हुई। तो मैं अपने क्लास 11th का थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि हमारी क्लास 11th में जो है, जो इकोनॉमिक्स है, वैसे तो मैंने वाइस एफ का सिलेबस भी डाउनलोड करके आप तक पहुंचाया है, जो इस साल दी है। कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ चेंजेस हुई हैं, तो इसी वजह से आप फ्रेश सिलेबस को देखिएगा, जो 22-23 का है आपका क्लास 11। तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में बच्चा जी, आपके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, और ये जो पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स है वो 40 मार्क्स, वेर एज पार्ट बी जो है वो इकोनॉमिक्स है सही मायनों, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी बेटा कैरी कर रही है 40 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स जो आपने 9th 10th में पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, और थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन पढ़ना है आप, थ्योरी बहुत। तुमने मैथ्स में 9th 10th में स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड निकाला होगा मेरे बच्चों, आप, राइट? मीन मीडियन मोड के बाद और डिसीजंस लिए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में क्या है, तुमने वहां पर मैथ्स जब पढ़ा तो थ्योरी नहीं टच करी, तो पहले 7-8 चैप्टर तो थ्योरी गई है स्टैटिस्टिक्स, राइट? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा को कलेक्ट करना है, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, फिर डाटा को प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना, और फिर इंटरप्रिटेशन करना, वो स्टैटिस्टिक्स होता है। तो फर्स्ट 6-7 चैप्टर्स वहां ग्राफ्स आएंगे, उनको प्रिपेयर करना है, बनाना है, और बहुत सारा जो है, मतलब आपको यहाँ ज्यादा याद करने वाले थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी फॉर्मूलाज हैं और उनको आपको अप्लाई कर। मेन जो टेक्निकल सब्जेक्ट जिसे आपको पढ़ना है और जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी एंड तक, वो ये वाला सब्जेक्ट है। कौन सा? क्लास 11th में ये है।
इसकी बिल्कुल आपको फंडामेंटल्स पकड़ने, फिर आपको कभी भी इसके लिए कहीं पर भी आपको कोचिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये तो फॉर्मूला देंगे, थोड़ा सा रूटीन में समझाएंगे, समझ आ जाता है, बट इसको समझाने के लिए कोई अच्छा मेंटर चाहिए जो आपके बेसिक्स क्लियर करे, बेसिक्स। ठीक है, तो इन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़े। ना ध्यान से और भी सुनिए। शुरुआत में मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन कर रहा था बच्चों के साथ, आप भी बोल सकते हैं वैसे जो मुझे सुन रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा बिगिन। एक चैप्टर कराने के बाद अगर स्टैट्स होगा तो स्टैट्स पे भी जाएंगे। फिलहाल मैं अभी कंसंट्रेट करूंगा आपकी इकोनॉमिक्स की पहली ब्रांच, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं इस पे जाऊँ, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो एक रजिस्टर बनाएंगे, जो मुझे जब वो 6 क्लासेस के बाद मिलेंगे तो उस क्लास में आपने क्या नोट डाउन किया मेरी ऑनलाइन क्लास में वो मुझे दिखाएंगे। बाकी आप लोग भी मेरे सामने काम करेंगे ना। हम इस समय कौन सा सब्जेक्ट पकड़ने जा रहे हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पहला यूनिट अब हमारा बेसिक एम होगा कि आने वाले दिनों में हम इसको अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए इसे हम शुरू करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करूं उससे पहले आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद करवानी है, वो डेफिनेशन जो इस समय अप्लाई हो रही है। मैं जब आपको स्टैट्स पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी 4 डेफिनेशन आई हैं। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है, फिर एल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने डेफिनेशन दी, फिर इसके बाद लाइनल रॉबिन्स आए, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, फिर सैमुअल्सन आए, उन्होंने अपनी डेफिनेशन। तो जब इकोनॉमिक्स जो है डिफरेंट स्टेजेस से निकली है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने अपनी डेफिनेशन बनाकर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए। मैं आज ही वो सारी पढ़ाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, सर क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको इस समय इकोनॉमिक्स की जो है एक लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन जो है आपको समझाना चाहिए। तो आइए उसी पर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स। ये जरूर है, इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन हुआ है, आपको पता है इकोनॉमिक्स की ओरिजिन की डेट है। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है, कोई बता सकता है, किसी ने अगर स्कूल में पढ़ा है, किस ईयर में इकोनॉमिक्स ओरिजिन हुई, ओरिजिनेट हुई? तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने वाली चीज है 1776 में इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है, इन द ईयर 1776। 1776 में इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं एडम स्मिथ। इन्होंने इसका ओरिजिन किया, एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी 1776 में, जहां पर इन्होंने इस वर्ड के बारे में जिक्र किया, और बुक का नाम भी याद कर लीजिएगा, है तो बहुत बड़ा पर याद होना चाहिए क्लास 11th के स्टूडेंट को। एन इंक्वायरी लिखना चाहिए आपको, इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ wealth of nation. This is the name of the book which was written by Professor Adam Smith, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। फिर से रिपीट करूंगा, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी, इस बुक का नाम याद रखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जहां पर इस वर्ड को उन्होंने अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट किया।
और एडम स्मिथ ने डेफिनेशन बनाई, वो अभी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर मुझे हर एक ऑथर की अलग अलग डेफिनेशन देनी है, वो बाद में दूंगा। वहां पर इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बस वहीं से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ। और पहले तो इसका यूज इकोनॉमिक्स का बहुत छोटे स्केल पे किया जाता था, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, इस पे स्टडी हुई, आज ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज हो चुका है। आज लोग इस इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं। आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ 1717 में निकाला था एडम स्मिथ ने, आज एक, मैं ये बताना चाहता हूँ, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हो चुका है। और हर बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ, जाने में चाहे अनजाने में इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहा होता है बेटे, इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि अभी आपको ये वर्ड का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या। तो आइए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने रजिस्टर में वो याद लिख कर उसे याद रख कर लेंगे। कोई कभी भी कोई डेफिनेशन बोले कि आप सुनाइए, तो किसी ऑथर की मत सुनाइए उसे। एक लेमैन, एक आम आदमी की डेफिनेशन सुनाइए, जिस डेफिनेशन में ये चारों ऑथर की डेफिनेशन इन्वॉल्व होगी, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लॉयनल रॉबिन्स एंड प्रोफेसर सैमुअलसन। तो मैं इधर उनकी चारों की डेफिनेशन दिखाकर आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहूंगा। पहली बार वो आएगी, हमें वो स्टैट्स में पढ़नी है, बट मैं अब आपको एक सिंपल वर्जन में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देना चाहूंगा और इसको समझाना चाहूंगा। ये आप सभी ने लिख लिया? आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. विजिबल है ना? Yes, sir. यस सर, बहुत अच्छा। आपने रजिस्टर मेंटेन करने हैं मेरे बच्चे, और उस रजिस्टर्स को मेंटेन करके अब जब भी हम संडे की क्लास में मिलेंगे वो चेक भी करो आपने। और आपके सारे डाउट्स जो रह गए ऑफलाइन, तो मैं इसको हाइब्रिड सिस्टम कहता हूँ, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। मतलब आपकी 6 क्लासेस ऑनलाइन हुई, और उन्हीं क्लासेस की आपकी डाउट क्लियरिंग होगी और इन द इंस्टीट्यूट, कि वो 6 क्लासेस में जहां जहां आपको डाउट्स थे वो पर्सनली मेरे साथ बैठकर, इंस्टीट्यूट में बैठकर आप क्लियर कर सकते हैं। नाउ देखो बेटा जी, आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद करेंगे, और मैं अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी को ये याद ही नहीं हो जाए, अंडरस्टैंड हो। तो आइए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? लिखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। राइट डाउन बच्चों, इकोनॉमिक्स इज द, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। यही तो है चीज। 9th 10th में भी मेरी बच्ची 9th में वो पढ़ रही है इकोनॉमिक्स, पर उसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही नहीं है कि मैं वहां से निकाल पाऊँ। और वही चीज मैं आज आपको क्लास 11th में देना चाहूँ, और कहीं पर भी मौका मिले ये डेफिनेशन दे दीजिएगा बेटा। अभी अभी तो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं लिखी। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर relating to scarce resources in comparison to unlimited wants. अभी तो पूरी करनी है। इकोनॉमिक्स क्या है अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं पहले इतने भी पॉज कर रहा हूँ। इट इज द स्टडी। इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी करवाई जाती है डियर? स्टडी किसकी करवाई जाती है? इसकी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसकी बेटा? ह्यूमन बिहेवियर। आप पढ़ेंगे, जब माइक्रो देखेंगे तो वहां पर कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करवाई जा रही है। माइक्रो में चेक करेंगे, आपको प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी करवाई जा रही है। मैक्रो में चले जाएंगे तो एज अ होल इकोनॉमी के बिहेवियर की स्टडी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहां पर किसकी स्टडी की जाती है?
ह्यूमन बिहेवियर। अभी ह्यूमन बिहेवियर को मुझे और एक्सप्लेन करना। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है कि भाई आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स ही है ये, लॉ ऑफ डिमांड है, जो आपको मैं बोलूंगा आपको आता ही है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या है, व्हाट इज इट्स स्टडी ऑफ ह्यूमन जनरल। क्या बिहेवियर है कंज्यूमर्स का कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये स्टडी, ठीक है। जब प्राइस बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर की मार्केट में गुड्स की सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर का बिहेवियर ये है कि प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सेल मोर एट अ हाई प्राइस। अगर मैं दुकानदार, मैं एक शॉपकीपर, तो मेरी विलिंगनेस क्या होगी, अदर चीजें छोड़ दो, कांस्टेंट रखो, मेरी विलिंगनेस क्या होगी कि मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने गुड्स को किस प्राइस पे बेचूं, हाई प्राइस, सो दैट आई गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का अपना बिहेवियर है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है कि वो चीजें किस पे खरीदे, चीप प्राइस पे, ताकि उसकी मैक्सिमम। तो यही तो सभी चीजों को समझाना है। तो पहली लाइन लिखी मैंने, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है किसकी बेटा, ह्यूमन में। अब ह्यूमन बिहेवियर में किसकी स्टडी करवाई जाती है, इसकी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी ह्यूमंस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो किस फॉर्म में, लिमिटेड फॉर्म। एवरी ह्यूमन हैव लिमिटेड, इवन एवरी इकोनॉमी आल्सो हैव लिमिटेड रिसोर्स। चाहे आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, हर एक इकोनॉमी के पास भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। तो यहाँ पर हम स्टडी कराते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू स्कार्स रिसोर्स, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द अनलिमिटेड वन, इन कंपैरिजन टू द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ठीक है। यहाँ पर बिहेवियर क्या, प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स में, यही है कि हमारे पास चॉइस आ जाती है। चॉइस क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। जब भी हम कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप अपने किसी शोरूम में आप टी शर्ट ही परचेज करने जा रहे हो, आपने 2000 रुपीज कैरी करा हुआ, पर आपको 3 4 पसंद आ रही होती, ये भी सही है, ये भी सही है, और आप पागलों की तरह शीशे के आगे देखते रहते हो, ऐसे ये लूं, फिर उतारते हो ये लूं। आपको डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आप सारी बाय नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बाय ओनली वन, क्योंकि आपको घर से पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन हुआ है कि आपने एक ही बाय करनी बेटा, राइट। तो आपको वहां पर डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, बट उनको पूरा करने के लिए जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है। तो अभी पूरी डेफिनेशन नहीं हुई है, तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स क्या, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिंग टू व्हाट, किस चीज की स्टडी करते हैं हम यहाँ पर, स्कार्स रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द एंड यूज ऑफ दीज scarce resources in such a way so that कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर है, गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कॉमा, प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स, एंड लास्ट में लिखूंगा सोसाइटी गेट्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ये यहां आकर खत्म होती है डेफिनेशन। आराम से बोलता हूं, समझो भी इसको। ये है कंप्लीट वर्जन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बेटा जी, इकोनॉमिक्स क्या है, आई रिपीट अगेन, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन की बिहेवियर की क्या स्टडी कर रहे हो यहाँ पर, रिलेटिंग टू कास्ट रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। यहाँ तक तो आपने सुना, और अब आगे सुनो, इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड यूज ऑफ दीज
स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ वे कि इन स्कार्स लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है सो दैट अगर आप कंज्यूमर है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आप क्या मिले, आपने शॉपिंग की और आपको खुशी हो जाती है, यार बड़ा अच्छा पीस उठाया था मैंने शर्ट का, और खुश होते हो, अंदर से खुश होते हो, बार बार जाकर मिरर पे पहनते हो, अपने घर में अपने पेरेंट्स को दिखाते हो, ऐसा मैं देखता हूँ क्रेज होता है। तो मतलब आपको अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया, आपको क्या हुई, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आपने कहा वाह यार मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए मेरे। व्हेन यू आस्क दिस, पैसे पूरे हो गए मेरे, समझ लो वहां पर आपको क्या हुई, कंज्यूमर को क्या हुई, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अच्छा, सिर्फ कंज्यूमर की नहीं सोचता इकोनॉमिक्स, देयर इज अ पोर्शन जिसे आप क्या कहते हो, प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर भी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को ऐसे यूज करे सो दैट उसे भी क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब आपको सर क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की सोचता है, नहीं, सोसाइटी एज अ होल की भी सोच है कि भाई इकोनॉमी, कंट्री भी अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करे सो दैट सोसाइटी को क्या हो, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, इकोनॉमिक्स सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं पढ़ाई जाती, इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर की भी बात की जाती है। इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, कंट्री एज अ होल की बात करते हैं, कि जहां पर हम मेन टारगेट रहते हैं कि हम वेलफेयर की बात करते हैं। तो इस डेफिनेशन को आपको याद करना है भाई। हाँ, ये एक किसी ऑथर की नहीं है, इट्स अ लेमैन डेफिनेशन। ऑथर की आपको पढ़ानी है, वो स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग ऑथर्स की भी याद करनी, बट आज के दिन वो दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो आ जाएगा इंटरेस्ट जब मैं आपको डेवलप करूंगा। तो एक बार फिर से सुनो, क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन के किस बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, क्योंकि इन क्या है, relating to scarce resources in comparison to the unlimited ones। और इन रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि अगर हम कंज्यूमर है तो हमें क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। अगर हम प्रोड्यूसर है तो हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्योंकि प्रोड्यूसर को कब सबसे ज्यादा खुशी होती है, कब वो ओवरवेलमिंग होता है, जब उसके प्रॉफिट क्या होते हैं, मैक्सिमम। और सोसाइटी का क्या हो, अगर आप सोसाइटी की बात करें तो उसकी भी क्या हो, मैक्सिमम वेलफेयर। दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर के साथ साथ, कंज्यूमर के साथ साथ, किसका भी, एज अ होल नेशन की भी सोचती है। तो इसे हम कहते हैं द टर्म नेम्ड एज इकोनॉमिक्स। एनी डाउट में, आप में से बच्चों किसी, नो सर। No, sir. पक्का, सभी बोले, यस सर। क्लियर है बेटा। इस Yes, sir. डेफिनेशन को आपने याद कर लेना, और कहीं पर भी है, क्या है कि आपको ना जब ऑथर्स की देंगे तो ऑथर्स भी, एडम स्मिथ क्या था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इधर चुप हो जाता है। अब मैं ये डेफिनेशन क्या आपको इंटरप्रेट करूंगा, साइंस ऑफ वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज नॉट द साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर, राइट। लॉयनल रॉबिन्स आए, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। बस इतना कह के मैंने सारे डाले हैं इसमें। चौथे आए, इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ की बात करते हैं, वो प्रोफेसर सैमुअल्सन। तो भैया हमने उन चारों ऑथर्स की डेफिनेशन को लेमैन वर्जन में इकट्ठा करके यहाँ डाल दी। तो ये इकोनॉमिक्स इस तरह से डिफाइन की जाती है। याद हो जाएगी बेटा सभी को, यस हो सर। जाएगी। यस सामने आप बोल सकते हैं डेफिनेशन अगर आपने लिखी है सामने। Yes, sir. So, economics is the study of human behavior relating to scarce resources in comparison to unlimited wants and use of these scarce resources in such a way so that the consumer gets maximum satisfaction, the producer gets maximum profits, and the society gets maximum social welfare. ठीक है, आपको सामने समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। Yes. इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअली में, क्लियर वर्जन हुआ है कि है क्या बेसिकली। ठीक है, Yes. चलो आगे चलो। आप सभी को भी हो गया जो सुन रहे हैं मुझे यहाँ आपको, ठीक, आगे बढ़ो। इतना तो आपको पता चल गया इकोनॉमिक्स 1776 में ओरिजिनेट हुई। किसने करी, बोलो बोलो आप भी। Adam Smith.
एडम स्मिथ, बाकी भी बोले हाँ एडम स्मिथ। कौन से ईयर में? 1776 में। छोटी छोटी बेसिक बात है। क्या किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने? हाँ थोड़ी बड़ी तो है। हाँ एन इंक्वायरी। बोलो बोलो बेटे। into the nature and An causes of inquiry, हाँ an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। जब मैं आपको नोट दूंगा तो उसमें पहले पेज पे ये लिखा है। अभी तो एक दो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, नेक्स्ट वीक आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर वहां पर आप वहां पर मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स साइट पे बाद में क्लास के बाद देखने आपने, अभी सिर्फ आपने फॉलो अप कर। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस निकली, और इन दो ब्रांचेस को किसने निकाला? जिस दो ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, एक क्लास 11th में है एज अ सब्जेक्ट और एक क्लास 12th में। तो आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स डेवलप होते होते प्रोफेसर एक हुए हैं, क्योंकि ये चीजें ना 1 मार्क में आती है एमसीक्यू। अगर मैं आपको ऐसे इग्नोर कर दूं तो वहां आ जाएगी। नो डाउट क्लास 11th में शायद आपका टीचर ना डाले, बट जब आप एकेडमिक्स एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे वहां आपको पढ़ना है। तो क्यों ना आज ही आपको इंप्रेशन डाल दिया, एडम स्मिथ का डाल दिया, ओरिजिन ईयर का डाल दिया, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मेरा एम कुछ और है। मेरा आपको क्लासरूम जो आपकी जो स्कूल की टीचिंग नहीं करवानी है, मुझे एकेडमिक कम एंट्रेंस कराना है। जैसे आज की डेट में आपके ये एलन वगैरह वगैरह कहते हैं कि हम लोग कराते हैं, मैं भी वही वर्जन कराऊंगा। तो उस वर्जन में मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है आप। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई, और किस इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया उसका नाम आपको पता होना चाहिए। प्रोफेसर रेगनर फ्रिश, FRISCH, इन 1933 में। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस में डिवाइड करने की जो जिसे कहते हैं, तो किसने डिवाइड किया माइक्रो और मैक्रो में, इस इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखिए, रेगनर फ्रिश। ये ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट हैं। 1933 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं, माइक्रो और मैक्रो बनी और दो ब्रांचेस निकल के आई। एक का नाम रखा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे का नाम रखा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, ठीक है, yes क्लियर है? sir yes अब आते हैं, अब आते हैं what is meant by microeconomics and what is meant by macro। मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा लेकिन वैसे लिखा नहीं जाएगा। ये तो आपने लिख लिया, ये नोट कर लिया ना सभी ने? प्रॉपर नेम सभी ने लिख लिया, 1933 भी लिख लिया। चलो अब आते हैं यहाँ पर, दो ब्रांचेस की बात हो रही है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो अब ध्यान से, अब इनकी डेफिनेशन भी आज याद करनी। मैं तो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाऊंगा पढ़ाना, मेरे पास ज्यादा बातें नहीं करने की टाइम ही नहीं, तो पहले दिन से ही स्टार्ट हो और हमें अपना टाइम जो है यूटिलाइज करो। कहाँ कहाँ से आप दूर से आए, तालाब दिनों से बैठा हुआ यहाँ ऑफलाइन, मुझे डर लगता है कि दूर से पढ़ने आया, टाइम कितना किल करेगा, तो वो किल ना हो इसलिए आपको पूरा पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो में आपको एक आई वर्ड दिखाई दे रहा है सभी को, yes sir और मैक्रो में ए वर्ड Yes, दिखाई sir. दे रहा है। बस यही से हम Yes, sir. डेफिनेशन निकाल, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन, ये आई वर्ड था ना, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन, आई का मतलब क्या याद रखना है, इंडिविजुअल लेवल। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं किस लेवल पर, एट एन, आई वर्ड लगा था ना यहाँ, मैंने वहां से क्या निकाल दिया, इंडिविजुअल लेवल, तो उसे हम क्या नाम देते हैं,
माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई रिपीट अगेन, व्हेन वी स्टडी द वैसे क्या है, किताबी कीड़ा बने तो वहां लिखा है माइक्रो मीन स्मॉल एंड इकोनॉमिक्स मीन स्टडी ऑफ स्मॉल। अरे क्या हो, उससे नहीं समझ आता, हम अपनी डेफिनेशन बनाए, वो लिखनी है आपने, वो ग्रीक वर्ड में माइक्रो है, वो चीजें अलग है, वो किताबी बुक्स, उसका क्या फायदा, फिर तो आप स्कूल में पढ़ सकते हो, कहीं और भी देख सकते हो। मैं तो आपको अच्छी चीजें देनी है। क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल, आई का मतलब इंडिविजुअल लेवल, मतलब एग्जांपल लेंगे, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल लेवल का मतलब हुआ दैट इज प्रॉब्लम ऑफ अ कंज्यूमर, अ फर्म, अ प्रोड्यूसर और एन इंडस्ट्री। बहुत नीचे चला गया। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, वो है कि सर व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो इकोनॉमी लिखा था मैंने, इसको ठीक कर लीजिएगा। व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक वर्ड है, ठीक है, बोल तो इकोनॉमिक वर्ड था, मैं इकोनॉमी लिख गया, आप उसको करेक्ट करेंगे बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो बताएगा मुझे। यस, कोई बताएगा आप में से भी, व्हाट Yes, इज The sir. इकोनॉमिक problem प्रॉब्लम। of choice. वेरी गुड, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और व्हाई चॉइस अराइजेस, डेफिनेशन में सुन रहे थे, बिकॉज अवर वांट्स आर अनलिमिटेड, बट उसको पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। Limited. तो जब भी हम कभी भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करेंगे तो बहुत अच्छा आपको पढ़ाया गया है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड व्हाई दिस चॉइस अराइजेस, वो बच्चे ने आंसर दे दिया कि व्हाई चॉइस क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, बट उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्कार्स, जो हमने डेफिनेशन दी। तो ये वर्ड आपको बार बार आएगा, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ही चॉइस। इसलिए आप देखते हो हर एक इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमिक्स का होती है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज हमारे अबंडेंस में होते, इफ रिसोर्सेज किस फॉर्म में होते, इन अबंडेंस, देन देयर इज नो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, नो नीड टू स्टडी द इकोनॉमिक। बट ऐसा है नहीं इन रियलिटी, एवरी रिसोर्सेज जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, स्कार्स। आज हम कोल की बात कर रहे हैं, तो अब डर ये है कि कोल आने वाली इंडिया में 50-60 ईयर्स का ही बचा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो पिछले दिनों जब पावर की प्रॉब्लम हुई थी लास्ट मंथ, कितनी शॉर्टेज हुई, कोल भी तो एक स्कैर्स ही है, कितना आप निकालोगे। अब यही दावा किया जा रहा है 50-60 ईयर्स का ही बचा है कोल, तो हमें दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, और हमारी इकोनॉमी में हम कर रहे हैं। अब देख रहे हो गवर्नमेंट जो है सोलर पैनल्स पे सब्सिडी दे रही है आप लोगों को, और कंज्यूमर्स को कह रही है कि अपने घरों के ऊपर लगा लो और हमें बिजली बना के दो। हो रहा है, सब्सिडी दे रहे हैं आप, ठीक है ना। और जो नए नए घर बन रहे हैं वो लोग अपने घरों में सोलर सोलर पैनल्स पर लगा रहे हैं, उसकी बिजली आपको नहीं पहुंचती, वो सीधा कहाँ जा रही होती, वहां जा रही होती, पावर हाउस जा रही होती। ऐसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोल भी एक रिसोर्स है, वो भी अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं है। हमने उसको यूज करा करा, अब डिक्लेयर हो रहा है कि हमारे पास तो बच ही नहीं रहा, हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वापस आते हैं हम, तो फोकस करेंगे माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन के ऊपर। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो समझ लो भाई। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल पे। जब आप स्टडी करते हो, मतलब जब आप किसी कंज्यूमर के बिहेवियर, एक कंज्यूमर को लेते हो, उसकी डिटेल में स्टडी करते हो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो, आप प्रोड्यूसर को पढ़ते हो, उसके पूरे बिहेवियर की स्टडी करते हो, तो हम उस समय नाम देते हैं क्या बेटा, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आ रही है आप सभी। Yes. इधर आई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, यहाँ वर्ड क्या लगा है, ए, हम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ,
हम यही लिखते हैं when we study the economic problems at an A means aggregate level. एग्रीगेट लेवल समझते हो? एग्रीगेट लेवल का मतलब हुआ एज अ होल, होल एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल की जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन एग्रीगेट, ए मींस एग्रीगेट लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं एट अ लार्ज, वैसे वो आपको बुकिश लैंग्वेज देखे वो तो लिखा होता मैक्रो मींस लार्ज. व्हाट इज लार्ज? सुनिए मैं डेफिनेशन मेरे मुंह से निकलती नहीं, वो बच्चे को क्या समझो लार्ज मीन क्या, ये स्मॉल एंड लार्ज का क्या मतलब होता है? नहीं, टेक्निकल डेफिनेशन समझाओ बच्चे को. ठीक है, वो जब आप याद करोगे वहां लिखनी पड़ती है, बट आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. when we study the economic problems at an aggregate level, as the whole level. ठीक है, इसका मतलब क्या हो? अगर मैं कहता हूँ थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ इसको क्लैरिफाई कर, अगर कहता हूँ मैं इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करता हूँ, तो मैंने वैसे ही वर्ड लगा दिया क्या बेटा, इंडिविजुअल डिमांड, तो वो किसकी स्टडी है? बट हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, अगर मैं वर्ड लगाता हूँ एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करता हूँ तो वो किसकी स्टडी है? माइक्रो. इंडिविजुअल सप्लाई किसकी स्टडी है? माइक्रो. एग्रीगेट सप्लाई किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल इनकम किसकी स्टडी है? बोले, इंडिविजुअल इनकम किसकी स्टडी है? माइक्रो. माइक्रो. नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब पूरी कंट्री के लोगों की इनकम प्लस करो तो नेशनल इनकम, वो मैक्रो. अब यहीं पर जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां ऐसे आते हैं जहां आपसे क्लैरिटी मांगता है कि ये माइक्रो की स्टडी है या मैक्रो. ये सिंपल वाली तो मैंने बता दी. इसमें अब आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, आप बताना, प्रॉपर एग्जांपल लेता हूँ, आप बताना वो माइक्रो है या मैक्रो. ये हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की, ताकि हमें क्लैरिटी हो माइक्रो क्या है मैक्रो. एक एक एग्जांपल लिखना सभी अपने नोटबुक्स में प्लीज. ये तो सीबीएसई में, क्योंकि आपको पता है 3 इयर्स बैक ये माइक्रो 12th में थी, और 15 साल जब से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था माइक्रो मैक्रो क्लास 12th में, ये 4 साल 3-4 साल पहले इस माइक्रो को 12वीं से शिफ्ट करके कहाँ ले आए? 11th में ले आए. कि जैसे लोग बच्चे थोड़ा सीरियसली हो जाए, 11th में कोई बॉदर नहीं करना उसको. 11th में स्टार्ट होती तो इंडियन इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ा, और मैं भी नहीं पढ़ाता. 11th मैंने पढ़ाई नहीं 15 साल तक, मैं सिर्फ 12th की टीचिंग देता था. बट जब से माइक्रो क्लास 11th में आई तब से मैंने 11th भी पढ़ानी शुरू की. उससे पहले मैं कभी नहीं पढ़ाई 11th. ये नहीं, बच्चा का बेस खराब हो जाएगा अगर माइक्रो नहीं समझ आए, तो उसके फ्यूचर को देखते हुए बच्चों के मैंने फिर 11th भी स्टार्ट किया. अदरवाइज मैं सिर्फ 12th में पढ़ाई, मैंने 15 साल सिर्फ 12th पढ़ाई. 12th के ही मेरे 6-6 बैचेज हो गए, 3 एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज. इतनी मैंने इतने बच्चों को पढ़ा कर दी ना. आप सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा था, मैंने कहा मैं बोर्ड में आया हुआ वो मैं आपको देखो कि 15 साल तक ये बोर्ड में, तो वहां एक क्वेश्चन डाला गया. क्वेश्चन लिख रहे हैं आप सभी? लिखेंगे? लिखिए. Yes, स्टडी sir. ऑफ, लिखो बेटा, स्टडी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अ कंट्री. ये बताइए किसकी स्टडी है, माइक्रो और मैक्रो? देखो एक अभी अभी डिसीजन मत लो. अभी मैं एक चीज बताना भूल गया कि माइक्रो के अंदर हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर लेवल. किसकी बेटा? पर्टिकुलर लेवल की. बाई नेम हम कह रहे हैं वैसे इंडिविजुअल की. और मैक्रो में हम पर्टिकुलर लेवल की नहीं स्टडी करते, जनरल की बात करते हैं. किसकी? जनरल स्टडी करते हैं. तो उसी कंटेस्ट में ये क्वेश्चन डाला जाता है. क्या पूछा गया? स्टडी ऑफ किसकी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री. बताओ ये किसकी स्टडी है? Macro. मैक्रो. Yes, sir. कोई बच्चा माइक्रो भी बोल रहा है या सभी मैक्रो कह रहे हैं? So macro. मैक्रो. बाकी
बाकी गलत भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? Sir, I think micro. हाँ माइक्रो बोलो ना बेटा, हाँ एक्सप्रेस Yes, sir, micro. माइक्रो, माइक्रो, राइट, राइट बेटा, इट्स अ माइक्रो स्टडी। क्यों? मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया एक स्टडी इंडस्ट्री। देखो यहाँ मैंने लिखा था एन इंडस्ट्री, मैंने कहा होता स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री, तो मैं कोई पर्टिकुलर नहीं था, मैंने जनरल में बात करी। बट मैंने क्या कहा, स्टडी ऑफ, एक वर्ड लगाया क्या, कॉटन टेक्सटाइल। मतलब मैं इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑल द इंडस्ट्रीज, मैं सिर्फ एक ही इंडस्ट्री की स्टडी कर रहा हूँ, क्या, कॉटन। क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, जूट इंडस्ट्री है, राइट। बट मैं सभी इंडस्ट्रीज की ना स्टडी कर कर उसमें से मैंने क्या किया, देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मैंने सर्कल बनाया, ये इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, एक दैट इज किसकी बेटा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टडी करी। तो वो किसका पार्ट होना चाहिए बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ बेटा? जो मैक्रो कह रहा है उसे समझ आया कि क्यों इसको माइक्रो बनाया गया? Yes, sir. क्योंकि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑल द इंडस्ट्रीज, मैंने एक पर्टिकुलर नाम ले लिया कि मैंने इसकी स्टडी करनी, तब भी वो क्या माना जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और लीजिए एग्जांपल एक दो और लीजिए, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। स्टडी ऑफ प्राइस फिक्सेशन ऑफ, राइट डाउन बेटा, लिखो, स्टडी ऑफ प्राइस फिक्सेशन ऑफ या प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एप्पल्स इन अ कंट्री। आप इधर एप्पल और एप्पल से कंफ्यूज ना हो जाना, मैं जानबूझ के एप्पल्स इन अ कंट्री तभी बताना आप। स्टडी ऑफ किसके प्राइस फिक्सेशन की स्टडी कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स सर, अब माइक्रो एप्पल इकोनॉमिक्स, लगाऊं, एप्पल लगाऊं, यहाँ वर्ब लगाने की प्रॉब्लम माइक्रो सर, माइक्रो, समझे? शाबाश शाबाश, गुड। क्या बताओ अभी? शाबाश, वेरी गुड। क्या है ये, माइक्रो। या एप्पल और एप्पल्स नहीं देखना हम, क्या आपको इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक ही स्टडी, नो नो। अब प्राइस फिक्सेशन की तो बहुत सारी कमोडिटीज होती, बट सारी कमोडिटीज की प्राइस फिक्स ना कर देख ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ एप्पल्स की स्टडी कर रहा हूं, तो तब भी ये क्या माना जाएगा, माइक्रो। क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? Yes. Yes, sir. सभी को क्लियर हो रहा है? तो आपने एग्जांपल याद रखनी है, स्टडी ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल्स इन अ कंट्री। भी एप्पल एप्पल से नहीं कंफ्यूज होना, ये एल लगा, ई लगा, एस लगा, वो से नहीं। भाई आपने पर्टिकुलर एक कमोडिटी की बात की है इंस्टेड ऑफ ऑल द। अगर मैं बात करता हूँ, एक और लिखो बेटा, लेके जाओ आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन अ कंट्री। जनरल, GENERAL, जनरल प्राइस लेवल इन अ कंट्री, Macro. आ जाना चाहिए आंसर। Macro. So macro. वेरी गुड, मैक्रो। क्योंकि मैं किसी कमोडिटी का नाम ही नहीं लिया, मैंने जनरल, मैंने कहा सभी प्राइस, जितने भी कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस की स्टडी करना, जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री। सीधा कहां चला गया? पर जब मैंने कहा स्टडी ऑफ एप्पल्स इन प्राइस ऑफ एप्पल्स इन अ कंट्री, तो वो बेटा कहां चला गया? एक और लो, गलत मत करना नहीं तो मेरे को और लेनी पड़ेगी। स्टडी ऑफ, मुझे लगता है कि आप क्लियर करेंगे, विजन आपका ठीक जा रहा है। वेज डिटर्मिनेशन ऑफ, स्टडी ऑफ, नोट कर रहे हैं ना बेटा? यस, Yes, sir. हाँ शाबाश। स्टडी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन ऑफ, वेज कैलकुलेट करने या सैलरी कैलकुलेट करनी है ऑफ डॉक्टर्स इन अ कंट्री। कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा मैं, आप यही तो है, वहीं से तो आप पक्के होंगे। The micro. Sir, micro. एक्सेलेंट, Micro. माइक्रो, माइक्रो, मैक्रो नहीं बेटा, माइक्रो। क्यों? अब डॉक्टर्स कहूं, डॉक्टर कहूं, क्या वेजेस सिर्फ डॉक्टर्स लेते, ये बताओ जी? पर No, sir. सारों की वेज डिटर्मिनेशन ना करके मैंने सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैंने टच किया। वो कम्युनिटी क्या थी? डॉक्टर। क्योंकि वेजेस तो बेटा टीचर्स भी लेते हैं, लॉयर्स भी लेते हैं, और कितने लोग लेते हैं, हर एक ले रहा है। अगर मैं लिखता स्टडी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इन अ कंट्री,
बोलो आप। Macro. Macro. क्या बात। Macro. अब क्या बना ये मैक्रो, क्योंकि मैंने जनरल, मैं सभी के वेजेस की बात कर रहा हूँ, बट जब मैं पर्टिकुलर हो जाऊं, इंस्टेड ऑफ एज अ होल बात करूं या जनरल में बात की ना, मैंने स्टडी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, आपको सर आपने किसी का नाम नहीं लिया, एज अ जनरल बात करिए तो, बट जब मैं बीच में एक पर्टिकुलर की बात कर दूं, जैसे जैसे मैंने बात कर दी क्या बेटा, वेज डिटर्मिनेशन ऑफ अ डॉक्टर या वेज डिटर्मिनेशन ऑफ अ टीचर, तो जब मैं इंस्टेड ऑफ स्टडिंग होल, मैं जब पर्टिकुलर की स्टडी कर जाऊं, तो वो किस तरफ चली जाएगी, चाहे वो Mic- एप्पल था या एप्पल्स थे, चाहे डॉक्टर था या डॉक्टर्स थे, उससे आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह Yes, से sir. आप, मैंने जितने सोचे थे वो आपने सही बोला, लास्ट वाला सही बोला। तो हमने क्या बोला, जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं, राइट, स्टडी ऑफ चाहे वो डॉक्टर्स हो, राइट, तो डॉक्टर आप एक ही की स्टडी कर रहे हो ना, वेजेस। जब मैंने क्या बोला, स्टडी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इन अ कंट्री, तो आपने कहा सर आप तो कहीं पर्टिकुलर थे ही नहीं, मतलब वेज डिटर्मिनेशन आप सदी की करना चाहते हो इंडिया में, तो फिर आपने कहाँ ले लिया उसे, ठीक है, कितना ही रखेंगे, पूरा 1 आवर पढ़ा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्सडे को, सैटरडे को क्लास नहीं है, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है, राइट, कोई नहीं, शुरू में करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तब तक आप भी डिसीजन लें क्या आपने क्लास रखनी है, क्या ज्वाइन करना नहीं, वो आप खासकर ऑनलाइन वालों का मुझे है कि उन्हें डिसीजन लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, माइक्रो मैक्रो को और एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, कोई आपका कोई Thank you, क्वेश्चन sir. या कोई डाउट पूरी Thank क्लास you, में? sir. No, sir. Thank you, sir. थैंक यू बच्चे, Okay, गॉड sir. ब्लेस, मिलते हैं आपको थर्सडे।